ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह में मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में नई क्रांति, ये आप देखिए, मनोरंजन एवं मीडिया उद्योग में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि जो अभिनेता है ना, आमिर खान, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है और यह तेजी से बढ़ रहा है और लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में फल फूल रहा है। हम इंटरनेट कनेक्शन पर ऑडियो वीडियो सामग्री को निरंतर प्रसारित करने की सेवाएं, क्षेत्रीय भाषा सामग्री और तकनीकी प्रेमी दर्शकों के उदय से प्रेरित विविध प्लेटफॉर्मों पर सामग्री निर्माण में उछाल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उछाल देख रहे हैं। और आप देखेंगे इसमें, आप देखिए, ऐसी सामग्री ताजा, आकर्षक और समावेशी आख्यानों की मांग करती है और इस क्षेत्र में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं, न केवल मनोरंजन के स्रोत के रूप में बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में भी। और विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे संक्षेप शब्द वेब्स के नाम से जाना जाता है, आगामी 1 से 4 मई के बीच आयोजित होने जा रहा है। मुंबई स्थित वीकेसी के जियो कन्वेंशन सेंटर में होने वाला भारत का सरकार का यह आयोजन देश की बढ़ती पहचान का गवाह होगा और अपने दर्शकों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कहानियों में एकजुट करने, प्रेरित करने और बदलने की ताकत है। वेब्स बाजार के साथ हम वैश्विक मनोरंजन समुदाय के लिए अधिक सहयोगी एवं समावेशी भविष्य बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम उठा रहे हैं। और वेब्स बाजार वैश्विक मनोरंजन इकोसिस्टम में पेशेवरों, व्यवसाय और रचनाकारों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया एक क्रांतिकारी ऑनलाइन बाजार बनाने का प्रयास है। सहजता से और मिलजुल कर काम करने को बढ़ावा देने के अपने मिशन के साथ वेब्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए अंतिम व्यवसायिक केंद्र के रूप में काम करने का प्रयास करता है, ताकि पेशेवरों को अपनी पहुंच का विस्तार करने, नए अवसरों की खोज करने और उच्च मूल्य वाली साझेदारियों में शामिल होने में मदद मिलती है। इस साल 27 जनवरी को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वेब्स बाजार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वेब्स शिखर सम्मेलन को एक प्रमुख कार्यक्रम में बदलने की प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। यह वित्त और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों के लिए दावोस शिखर सम्मेलन सरीखा है और अपनी शुरुआत से ही मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में 5,500 खरीदार, 2,000 से अधिक विक्रेता और लगभग 1,000 प्रोजेक्ट वेब्स पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। और आप देखिए, दीर्घकाल में यह पोर्टल उद्योग के लिए एक व्यापक कंटेंट मार्केट प्लेस के रूप में विकसित हो सकता है, जिसमें एआई संचालित प्रोफाइलिंग, मैच मेकिंग टूल्स शामिल है। इसमें फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, गेमिंग, विज्ञापन, एक्सआर, संगीत, साउंड डिजाइन और रेडियो और बहुत कुछ शामिल है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों, विक्रेताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। पेशेवर आसानी से अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए संभावित ग्राहकों से जुड़कर सार्थक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप फिल्म निर्माता हो जो एक प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश कर रहे हो, एक विज्ञापन दाता हो जो सही मंच की तलाश कर रहे हो, एक आप देखिए गेम डेवलपर हो जो निवेशकों की तलाश कर रहे हो, या फिर आप देखिए एक कलाकार जो अपने काम को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हो। वेब्स बाजार पेशेवरों को नेटवर्क सहयोग और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक गतिशील स्थान प्रदान करने का आशा करता है। तो इस क्षेत्र में काफी आप देखिए अवसर हैं। वेब्स बाजार एक एकीकृत B2B माध्यम है जो वैश्विक मनोरंजन उद्योग के साथ जुड़ने, सहयोग करने और बढ़ने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। फिल्म, टेलीविजन, संगीत, गेमिंग, या देखिए एनिमेशन, विज्ञापन और XR, AR और VR जैसे इमर्सिव तकनीक के पेशेवरों को एक साथ लाकर यह प्लेटफॉर्म विविध रचनात्मक क्षेत्रों में लिस्टिंग, खोज और लेनदेन के लिए एक आप देखते हैं एक व्यापक स्थान प्रदान करता है। चाहे आप देखते हैं कि वह चाहे आपके वितरण चाहने वाले हों, नए आईपी की तलाश करने वाले गेम डेवलपर हों या लाइसेंसिंग अवसरों की तलाश करने वाले साउंड डिजाइनर हो, वेब्स बाजार सैडी विशिष्ट लिस्टिंग और सुरक्षित व्यूइंग रूम और क्यूरेटेड नेटवर्किंग सुविधाओं के साथ पूरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। क्या करता है? सुव्यवस्थित करता है। और आप देखिए, निर्बाध व्यवसायिक संपर्कों के लिए
डिजाइन किया गया वेब्स विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को भौगोलिक सीमाओं के बिना सही साझेदार और अवसर खोजने में मदद बनाता है, सक्षम बनाता है। विक्रेता फिल्म स्टूडियो, एनिमेशन हाउस से लेकर ब्रॉडकास्ट क्रिएटर, मार्केटिंग एजेंसियों तक निवेशकों, वितरकों और आप देखिए सहयोगियों के वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी सेवाएं सामग्री प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही खरीदारों को उच्च गुणवत्ता वाली अत्याधुनिक परियोजनाओं तक पहुंच प्राप्त होती है, जबकि आप देखिए निवेशक सह निर्माण सौदों और इसके लेवल उपक्रमों की खोज करते हैं। यह प्लेटफॉर्म उद्योगों की घटनाओं देखने को अनुभव और निवेशक बैठक और लाइव स्क्रीनिंग तक विशेष पहुंच को भी जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्थक सौदे वर्चुअल बातचीत से परे हों। और वीकेसी में होने वाले इस आयोजन में डिजिटल मार्केट प्लेस से चुने गए प्रतिभागियों को शीर्ष हितधारकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क, नेटवर्क और सौदे करने का अवसर मिलेगा। अपने अभिनव दृष्टिकोण के साथ वेब्स सिर्फ एक मंच न होकर समावेशी मनोरंजन उद्योग की दिशा में एक आंदोलन है। कलाकार के तौर पर हम लगातार ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं जो हमें चुनौती दे, हमें प्रेरित करे और हम पारंपरिक सोच से परे सोचने के लिए प्रेरित करें। वेब्स की ऐसा एक माध्यम बनता दिख रहा है जो भाषाओं, संस्कृतियों और विभिन्न माध्यमों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मेरा मानना है कि हम मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में भारत के लिए वही पड़ाव देख रहे हैं जो सिनेमा में लगान के जरिए देखने को मिला था। आइए हम एक साथ मिलकर कल्पना करें, साझा करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर आवाज को आप देखिए सुनने का मौका मिले। लेखक विख्यात अभिनेता है ना आमिर खान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आतंकवाद से लड़ाई की सच्चाई, ये अमेरिका से आतंकी तहब्बुर राना का भारत में प्रत्यर्पण आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि उसके भारत पहुंचने के पहले ही गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व गृह मंत्री हैं पी चिदम्बरम ने कहा कि उससे भारत लाने का श्रेय मोदी सरकार को देना गलत है, क्योंकि मनमोहन सरकार ने जो प्रयास किए है वैसी का प्रतिफल है। यह देश की सफलता है। निसंदेह राणा का प्रत्यर्पण भारत की कूटनीतिक धाक और अमेरिका से सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में गहरे हो चुके संबंधों को प्रमाणित करता है। लेकिन क्या इसका श्रेय मनमोहन सरकार को मिलना चाहिए और मोदी सरकार को नहीं? मैं कह रहा हूं ना कि हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति हो, हर कोई श्रेय लेने का एक कोशिश करता है। अब सीधी सी बात कह दिया जाए कि मोदी सरकार ना मनमोहन सरकार, वो तो आप देखते हैं कि भारत सरकार की उपलब्धि है। अब नहीं, अपना नाम जोड़ने के लिए हर कोई परेशान रहता है। मैं इसीलिए तो कहता हूं थोड़ा दूर रहा करिएगा राजनीति से, कोई मतलब भी नहीं रहता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमला हमारे सुरक्षा तंत्र की विफलता का शर्मनाक प्रमाण था। ये आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, कोई कहता है कि अभी 11 साल में मोदी जी जब से हैं कुछ नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ का? हर कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके कार्यकाल में कुछ ना कुछ काम तो होता है, ये मान के चला करिएगा। 26 नवंबर से 28 नवंबर तक ताज होटल को आतंकियों से मुक्त कराने का तक देश सांस थामे हुआ था। यह नहीं कह सकते हैं कि साम्प्रत सरकार ने मुंबई हमले के दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। दिसंबर 2011 में एनआईए ने आरोप पत्र में डेविड कोलमैन, हेडली, दाऊद गिलानी के साथ तहब्बुर राना और अन्य 6 को आतंकी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने का आरोपी बनाया था। आरोप पत्र नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, एनआईए की। आरोप पत्र के अनुसार राना लश्कर और हरकत उल जिहाद उल इस्लामी के एक ऑपरेटिव के रूप में हमले के षड्यंत्र का हिस्सा बना था। 2009 में साम्प्रत सरकार ने कूटनीतिक माध्यम से राना की प्रत्यर्पण की मांग की, किंतु शिकागो की संघीय न्यायालय ने 2011 में उसे लश्कर की मदद का दोषी ठहराया, लेकिन मुंबई हमलों के आरोपों से बरी कर दिया। आतंकवाद पर मनमोहन और मोदी सरकार का व्यवहार प्रखरता में कोई भी जमीन आसमान का अंतर देख सकता है। मोदी सरकार ने पूरे मामले पर नए सिरे से काम किया है। एनआईए की टीम पुनर्गठित की गई, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय आदि सबके बीच समन्वय के साथ अभियान चला। जुलाई 2019 में संशोधन कर एनआईए को विदेश में भारतीय और भारतीय ठिकानों पर हमले के विरुद्ध छानबीन की कानूनी शक्ति दी गई। भारत के प्रयासों के चलते 2020 में राना को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग का अमेरिकी न्याय विभाग को नोटिस भेजा, अमेरिकी प्रशासन से बातचीत की। इसी का परिणाम था कि जो बाइडेन सरकार ने इसका समर्थन किया। राना को भारत लाने की कानूनी लड़ाई में पहली सफलता तब मिली जब कैलिफोर्निया न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया। 2023 में भारत अमेरिका के बीच ऐसे मामलों में सूचना साझा करने का समझौता हुआ, जिसके तहत सारी जानकारी वहां पहुंची। राना को भारत लाने के लिए मोदी सरकार ने लक्ष्य बनाकर हर स्तर पर काम किया, जबकि भारत धारणा यह भी थी कि हेडली और राना को अमेरिका प्रत्यार्पित नहीं करेगी। इस सोच से भी प्रत्यर्पण के प्रयास प्रभावित रहे। यह दुखद सच है
कि जिहादी आतंकवाद पर मनमोहन सरकार की नीति भारत में सेकुलरवाद और मुस्लिम वोट की राजनीति से प्रभावित रही। इसी कारण सत्ता में आते ही आतंकवाद निरोधक कानून फोटा को निरस्त किया गया। उल्टे भगवा आतंकवाद का शर्मनाक जुमला उछाला गया। इससे वास्तविक आतंकवाद का खतरा नेपथ्य में चला गया। इसे भी अनदेखा ना किया जाए कि गांधीनगर में मारी गई लश्कर सदस्य इशरत जहां को निर्दोष साबित करने उसकी मौत के लिए अब तब के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश हुई, जिसमें आईबी सीबीआई के भी टकराव भी हुआ। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह सही है कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सरकार थोड़ी संभली और एनआईए का गठन हुआ, इंटेलिजेंस ग्रिड बनी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम निरोधक अधिनियम में संशोधन किया गया। किंतु दुर्भाग्य से एनआईए भी काल्पनिक भगवा आतंकवाद में उलझी रही। मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मरिया ने अपनी पुस्तक लेट मी से इट नाउ में लिखा है कि यदि अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो मुंबई हमले को हिंदुओं का काम बता दिया जाता। पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने हाथ में कलावा बांधा था। पूरा षड्यंत्र हिंदू आतंकियों का कारनामा साबित करने का था। चूंकि देश में एक इकोसिस्टम ने भगवा आतंकवाद को मायावी धारा पैदा कर दी थी, इसलिए इसकी एक परिणति 26/11 आरएसएस की साजिश नामक पुस्तक के रूप में सामने आई। इस पुस्तक के विमोचन में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेता शामिल थे। अगर मनमोहन सरकार और उनकी एजेंसियों का फोकस इस विकृत तरीके से नहीं बदला होता तो भारत आतंकवाद से संघर्ष में सक्षम रहता। वैश्विक कूटनीति के माध्यम से राणा का प्रत्यर्पण पहले ही हो सकता था। जब फोकस हिंदू आतंकवाद रहा हो और संघ की आतंकी साबित करने में सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया हो, तब किसी वांछित आतंकी को अमेरिका से लाने योग्य सबूत और तर्क प्रस्तुत करना कठिन रहा होगा। अच्छा होता चिदम्बरम और उस समय सरकार एवं पार्टी के उनके साथी इस विषय पर कुछ बात करते। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार है। इनका नाम है अवधेश कुमार। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये साहस ऊर्जा। साहस कमजोर होने पर व्यक्ति की योग्यता लुप्त हो जाती है। जीवन में किसी भी चुनौती से मुकाबला के लिए आंतरिक शक्ति जादू के समान है। यह आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें उन महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते रहना चाहिए जो अभाव और विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे। उन लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए जो परिश्रम सूझबूझ से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। जो लोग नकारात्मक तरीके से किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के पक्षधर होते हो उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति गलत उपाय से सफलता पा गया हो तो संभव नहीं है कि यह फार्मूला सब पर सटीक लागू हो पाए। गलत तरीके से सफल व्यक्ति संकट में भी पड़ते हैं। मनुष्य को बौद्धिक क्षमता मिलती है। इसका उपयोग न करने का अर्थ ईश्वर के साथ ही नहीं स्वयं के साथ धोखा है और इसकी वजह आप देखते हैं कि इसकी वजह से जीवन मिला है और नकारात्मकता के रास्ते पर चलने वाला साहस गवा देते हैं। गलत कार्यों में उससे सबसे पहले भय मन में डेरा जमाता है। डरा हुआ व्यक्ति अपनी सारी क्षमता गवा बैठता है। डर के साथ किए गए कार्यों में पूरी सफलता नहीं मिलती और प्रतिकूलता आई नहीं और कि शरीर कांपने और थरथराने लगता है। बहुत छोटे स्तर के लोगों के आगे झुकना पड़ता है। मन में ग्लानि होती है और ग्लानि से आत्मबल तो कमजोर होता ही है और साथ ही शारीरिक के स्तर पर बीमारियां भी धर दबोचती हैं। अतः आप देखिए विद्वानों और ऋषियों की कही गई बात, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया, को 100% सही मानते हुए हमें सकारात्मकता के रास्ते पर चलना चाहिए। फिर तो हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी भी हाथ लगेगी और विषम लंका जैसी नकारात्मकता को जला देने का सामर्थ्य भी प्राप्त होगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आप लोग बताया करिएगा अपनी राय। ये अराजकता में डूबा बंगाल, ये आप देखिए बंगाल में जो हिंसा फैली हुई है वक्फ कानून को लेकर, उसी की बातें की जा रही हैं। इससे शर्मनाक को कुछ नहीं हो सकता है कि आतंक पैदा करने वाली अराजकता के चलते लोग अपने ही देश में अन्यत्र शरण लेने के लिए बाध्य हो गए। दुर्भाग्य से बंगाल में ऐसा ही हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके घरों के साथ मंदिरों पर हमले किए गए, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले न केवल सांप्रदायिक घृणा में डूबे हैं, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी है कि ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाली है। वक्फ कानून का विरोध करने सड़क पर उतरे तत्वों को दुस्साहस का पता इससे चलता है कि सीमा सुरक्षा बलों के जवानों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे। उनके इसी दुस्साहस के चलते मुर्शिदाबाद के हिंदुओं
लोगों ने खुद को असहाय पाया और फिर पड़ोसी जिले और यहाँ तक कि झारखंड में भी पलायन के लिए बेबस हुए। यह भयावह स्थिति यही बताती है कि बंगाल में कानून के शासन से सुनियोजित हिंसा दुष्चक्र के समक्ष एक बार फिर समर्पण कर दिया। बंगाल में इससे पहले भी ऐसा आप देखते हो चुका है। मई 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद वहां तृणमूल समर्थक तत्वों ने अपने राजनीतिक विरोधियों को इतना आतंकित किया कि विचार बचाने के लिए असम शरण लेने को मजबूर हुए थे। तब भी वहां पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल है। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये क्या पश्चिम बंगाल। और ये आप देखिए, यह बंगाल पुलिस के नकारात्मकता का ही दुष्परिणाम है कि मुर्शिदाबाद के साथ ही अन्य शहरों में भी बफ कानून के विरोध की आड़ में हिंसा हो रही है। खतरनाक यह है कि इस दौरान हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बफ कानून विरोधियों की अराजकता से उपजे हालात की संज्ञान लिया है। उसने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है, क्योंकि राज्य सरकार और उनके नेता यह झूठ देश के गले में उतारने में लगे हैं कि बंगाल में स्थितियां नियंत्रण में है। हद तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता हिंसा के लिए बीएसएफ को दोष देने में लगे हुए। आखिर ऐसे में इसकी आशा कैसे की जाए कि उपद्रवी तत्वों पर लगाम लगेगी और उनकी हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। आश्चर्य नहीं है कि पलायन करने के लिए मजबूर लोग फिर कभी अपने घरों को ना लौट पाए। आवश्यक केवल यह नहीं है कि केंद्र सरकार अराजकता में डूबे बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए, बल्कि यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट वहां के हालात का स्वतः संज्ञान ले और उसे वक्फ कानून विरोधी हिंसक तत्वों के उपद्रव के लिए ममता सरकार को जवाबदेह बनाना ही होगा। नैतिक शिक्षा जरूरी है। बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को नैतिक शिक्षा देने पर जोर दिया। शीघ्र ही इस संबंध में आप देखते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कार के साथ साथ देश एवं समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। यह आधुनिक युग में तेजी से बदलते परिवेश और बीच नैतिक मूल्यों को सहेज कर रखने की अच्छी कोशिश है। बुजुर्ग हो चुके लोग जब अपने जमाने की बात करते हैं तो आज के बच्चों को आश्चर्य होता है। माता पिता, शिक्षक और समाज के आप देखते हैं कि लोगों के प्रति सम्मान की बात जो पहले थी उसमें काफी कमी देखती है। हमारी भावी पीढ़ी गरिमापूर्ण संस्कार से परिपूर्ण हो, इसकी साथ कोशिश होनी चाहिए। अभिभावक अपने बच्चों में अच्छे संस्कार ही देखना चाहते हैं, लेकिन बदलते परिवेश में बच्चों में भटकाव की शंका बनी रहती है। यदि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी इस उद्देश्य को साधने में अपनी भूमिका तय कर लें तो संभव है कि भविष्य में भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक विसंगतियों में कमी है। वैसे भी आज के परिवेश में संयुक्त परिवार के ताने बाने बिगड़ चुके हैं। माता पिता को व्यस्तता के बीच बच्चों में संस्कार भरने वाले बुजुर्ग ना के बराबर हैं। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षक अपनी भूमिका को समझें और उन पर सुनहरा भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। देखिए ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं किससे लगती है? नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। ये नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। मनरेगा में सामयिक सुधार आवश्यक है। ये आप देखते हैं कि मनरेगा कार्ड बनते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। रोजगार मिलता है जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत प्रदान की जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने समेत श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है। समिति ने योजना के सोशल ऑडिट पर भी जोर दिया है। इससे न केवल मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि योजना में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। और आप देखें, मनरेगा का आरंभ इसलिए किया गया था ताकि भारत के ग्रामीण परिवारों को उनके ही गांव में काम मिल सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हो। साल 2006 से लागू इस योजना के अंतर्गत सालाना 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ दिया जाता है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोग अपने घर के पास ही काम करके अपनी आजीविका चला पाते हैं। खेतों में पानी की व्यवस्था करना, नहरों की सफाई, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, तालाबों की खुदाई और जल संरक्षण जैसे काम योजना के मुख्य घटक हैं। इनमें न केवल ग्रामीण अवसंरचना मजबूत होती है बल्कि
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कुछ राज्यों में प्रतिदिन 240 से 260 रुपए मिलते हैं, तो कुछ में 350 से 400 रुपए। उदाहरण के लिए तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 237 रुपए प्रतिदिन का भत्ता तय है, जबकि हरियाणा में यह बढ़कर 400 रुपए और केरल में 369 रुपए प्रतिदिन हो चुका है। इस असमानता से मजदूरों में असंतोष बढ़ता है और वे बेहतर मजदूरी वाले राज्यों की ओर रुख कर लेते हैं। एक ही काम के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग मेहनताना देना न्याय संगत नहीं है। मजदूरी का भुगतान समय पर ना होना भी बड़ी समस्या है। योजना के अंतर्गत काम खत्म होने के बाद 15 दिनों के भीतर मजदूरी मिलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन व्यवहार में कई महीने का इंतजार करना पड़ता है। इस देरी के कारण मजदूरों को दूसरी अस्थायी नौकरियां खोजनी पड़ती हैं और जिससे योजना के स्थिरता वाले लक्ष्य पर असर पड़ता है। भुगतान में देरी से मजदूरों का मनोबल गिरता है और उनका मनरेगा पर से भरोसा उठ जाता है। और आप देखिए, महिलाओं की भागीदारी मनरेगा की सबसे बड़ी सफलता रही है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। एक तो आप देखिए, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में देखा ना, क्रिकेटर हैं, उनकी बहन, उनके जीजा मनरेगा कार्ड बनवाए हुए थे। और मनरेगा कार्ड बनवाना जरूरी खराब नहीं है, लेकिन वो जाते नहीं थे काम पर, फिर भी उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे। बड़ा घपला हो रहा था वहाँ। उल्लेखनीय है कि मनरेगा सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना भी है। ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता और समृद्धि लाने के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में सुधार एक जरूरी कदम है। तो देख रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं, या आप देखते हैं कि टिप्पणियां हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। भारत श्रीलंका के बीच मजबूत संबंध, ये हमारा पड़ोसी है ना श्रीलंका, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलती है। तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब कहाँ गए हुए थे, श्रीलंका के दौरे पे गए हुए थे। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया श्रीलंका यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में देखा जा रहा है। और आप देखेंगे, इसमें उल्लेखनीय है कि श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने उसे $4 अरब की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें आप देखते हैं कि ईंधन, दवाइयां और खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए क्रेडिट लाइन में भी शामिल थी। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ समझौते में भी अहम भूमिका निभाई और जिससे द्विपक्षीय राष्ट्र को वित्तीय सहायता मिली। देखिए, IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जा रही है। इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखते हैं कि इसमें और प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों को की साझा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए असाधारण प्रयासों की सराहना करते हुए श्रीलंका ने उन्हें प्रतिष्ठित मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। विभीषण नहीं, मित्र विभूषण। रक्षा सहयोग की बात करें, सैन्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में भारत श्रीलंका के लिए एक मजबूत समर्थक रहा है। और जब आप लोग दो देशों के बीच संबंधों के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो हर क्षेत्र को लिखना पड़ेगा, क्षेत्रीय संपर्क हो, आर्थिक संबंध हो, रक्षा सहयोग हो, जो भी। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए अहम है। भारत इस द्वीप राष्ट्र को हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। भारत श्रीलंका ने समुद्री निगरानी, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और आपदा राहत प्रयासों में सहयोग बढ़ाया। भारत ने श्रीलंका की नौसैनिक क्षमता को सुदृढ़ करने की पेशकश की। 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती समुद्री चुनौतियों की मद्देनजर रखते हुए भारत और श्रीलंका ने संयुक्त समुद्री निगरानी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और रक्षा सहयोग पर हुए समझौते ज्ञापन निश्चित रूप से इस साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने PM मोदी को आश्वासन दिया कि श्रीलंका अपनी धरती का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध किसी भी तरह से नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिशानायके ने बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य समझौते ज्ञापनों MOU पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें आप देखते हैं कि बिजली आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन के क्रियान्वयन पर समझौता ज्ञापन, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर लागू सफल डिजिटल समाधानों के साझाकरण पर सहयोग का समझौता ज्ञापन, तिंको माली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने पर सहयोग का समझौता ज्ञापन, पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता ज्ञापन, स्वास्थ्य और एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और
फार्माकोपियल सहयोग पर समझौता ज्ञापन शामिल है। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करेंगे। और पीएम मोदी ने भारत में प्रतिवर्ष 700 श्रीलंकाई नागरिकों को कवर करने वाले एक व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की भी घोषणा की है। भारत की अनुदान सहायता से तिंकोमाली में थिरुकोनेश्वरम मंदिर, नुवारा एलिया में सीता एलिया मंदिर, अनुराधापुर में पवित्र शहर परिसर परियोजना और महो ओ मोथाई रेलवे लाइन के उन्नयन को लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय संपर्क। इस यात्रा का एक पड़ाव तिंकोमाली जिले में 120 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन था, जो श्रीलंका की सतत विकास की प्रतिबद्धता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त पावर ग्रिड कनेक्टिविटी को बढ़ाने और रामेश्वरम तथा थलाई मन्नार के बीच नई फेरी सेवाओं को शुरू करने की योजनाओं पर भी विचार किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना। और इस यात्रा के दौरान भारत की पहल जैसे संयुक्त अरब अमीरात के साथ तिकोमाली में ऊर्जा हब का विकास क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीतिक चाल के रूप में देखी जा रही है। इस ऊर्जा हब की स्थापना न केवल एक आर्थिक प्रयास बल्कि श्रीलंका के ऊर्जा क्षेत्र में चीन के निवेश के प्रति एक रणनीतिक प्रतिकार भी है। और आप देखिए आर्थिक संबंध की बात करें तो श्रीलंका के साथ व्यापार में भारत शीर्ष साझेदार के रूप में बना हुआ है। वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 5.5 अरब डॉलर से अधिक पहुंचना दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों देश व्यापार संबंधी बाधाओं को कम करने और वस्तुओं के प्रवाह को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने श्रीलंका के विकास में भी सक्रिय रूप से सहयोग किया, खासकर तमिल बहुल उत्तरी पूर्वी प्रांतों में। भारत ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया, जिसमें विस्थापित तमिलों के लिए आवास परियोजना और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु पहल शामिल है। भारत और श्रीलंका में पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 अरब ये श्रीलंकाई रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई। भारत जिस प्रकार से श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ और सशक्त कर रहा है, वह बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों के लिए अपने जटिल भू राजनीतिक परिदृश्यों को समझने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये तीनों देश रेड जाल के संभावित खतरे से अवगत हैं और वे भारत के निवेश से श्रीलंका के आर्थिक सुधार के परिणामों पर नजर रखे हुए हैं। भारत श्रीलंका की घनिष्ठ साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिरता और सुरक्षा की रणनीतिक दृष्टि में योगदान देती है। जैसे जैसे भारत श्रीलंका साझेदारी विकसित हो रही है, व्यापक दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रों में रणनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आप मिल सकते हैं। ये आप देख लीजिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये आप देखेंगे भारत के हित में है नेपाल का हिंदू राष्ट्र होना। अब देखिए यहाँ राजतंत्र के लिए बातें हो रही है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बातें होने लगी हैं। और हमारा पड़ोसी है नेपाल। ये आप देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। ये आप देखिए नेपाल की राजनीति को समझने के लिए उसके भीतर की सामाजिक व्यवस्था को जानना आवश्यक है। वस्तुतः नेपाल सदियों से एक हिंदू देश रहा है। उसका सामाजिक ताना बाना उसी ढंग से पल्लवित पुष्पित हुआ। राजनीतिक ढांचा भी हिंदू समाज से बनकर खड़ा हुआ। राजशाही या राणाशाही हिंदू समाज के बीच ही बने। राजा विष्णु का अवतार माना गया। लोगों की भावना उसी रूप में उन्हें देखती थी। बाद में बाहरी शक्तियों ने नेपाल की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन के लिए हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसमें पश्चिमी देशों की बड़ी जमात शामिल थी। फिर चीन की मदद से आप देखिए पहले बौद्ध समुदाय को हिंदू विरोधी बनाने की कोशिश की और पुनः जब यह षड्यंत्र सफल नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय को बसाने की साजिश रची गई। लिहाजा पिछले 1.5 दशक में नेपाल में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। भारत से सटे हुए जिलों में मुस्लिम आबादी निरंतर बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण दोनों देशों के बीच खुली सीमा होना भी है। बांग्लादेश से लोग नेपाल में बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और वहां बस रहे हैं और यह भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। नेपाल में हाल ही में कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो लोकतंत्र के समक्ष राजशाही और हिंदू राष्ट्र के रूप में संघर्ष का नया दौर गतिमान हो चुका है। यह क्षेत्र बाहरी तौर पर मुस्लिम आक्रांताओं से प्रभावित नहीं रहा, न ही अंग्रेजी हुकूमत ने प्रत्यक्ष तौर पर नेपाल को अधिक प्रभावित किया। यह केवल आंतरिक रूप से राजशाही गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की रस्साकसी के बीच खिंचता चला आया, जो नेपाल का राजनीतिक इतिहास बन गया। लेकिन इन सब गतिरोधों एवं चुनौतियों के बीच धार्मिक आयाम के रूप में नेपाल की हिंदू पहचान पर क्या फर्क पड़ा, उसका भी अध्ययन अपरिहार्य बन जाता है। दरअसल नेपाल में राजतंत्र धर्म का एक अमिट संबंध है। नेपाल का
पक्ष और नागरिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा परंपरागत चलन के रूप में राजा को एक हिंदू देवता विष्णु के अवतार के रूप में शोभित करता है और देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में सत्य कल्पित वास्तविक कल्पना करता है। ऐसा हो भी क्यों क्यों नेपाल की कुल जनसंख्या का 81.19% हिंदू और 8.21% बौद्ध, इसलिए हिंदू बहुल समुदाय चाहता है कि राजनीतिक रूप से दबदबा रखने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में नागरिक हों और फिर तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली मैदानी इलाकों के नागरिक दोनों ही हिंदू राष्ट्र के प्रति सहमति प्रतीत होती है। और इसलिए नेपाल में राजा वापस आओ, देश बचाओ, हिंदू पहचान वापस लाओ जैसे नारे जोर पकड़ रहे हैं। बहरहाल नेपाल की एक पार्टी ने राजशाही की वापसी तथा हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना को लागू करने का विमर्श जारी रखा। देखना यह होगा कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के नए दौर में क्या काठमांडू में स्थित नारायणहिटी का रॉयल पैलेस राजा की वापसी का साक्षी बनेगा या फिर यह पैलेस वर्तमान की तरह एक संग्रहालय का ही रूप धारण किए रहेगा। चूंकि नेपाल को राजनीतिक सार्थकता हिंदू संस्कृति की बनी है और इसलिए यह भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि यह नेपाल का अंदरूनी विषय है और भारत शुरू से ही लोकतंत्र का पक्ष धर रहा है और परंतु लगभग 2 दशक की वामपंथी राजनीति ने नेपाल की अस्मिता को खंडित कर दिया। नेपाल का अंतरात्मा लहूलुहान है। ऐसे में नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की स्थापना होना ही प्रथम दृष्टया वहाँ की तमाम समस्याओं का समाधान समझा जा रहा है। ऐसा होना फिलहाल भारत के भी हित में दिख रहा है। प्रोफेसर इग्नू नई दिल्ली के हैं डॉक्टर सतीश कुमार, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, देख रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, सब झूठे आरोपों से दरकते रिश्ते। चलिए ये भी देख लेते हैं। लालजी जायसवाल हैं, सामाजिक मामलों के जानकार हैं। इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों विवाह के झूठे वादे के आधार पर दुष्कर्म के मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम संबंधों का बिगड़ना और जोड़ों का अलग होना आदर्श रूप से महिलाओं के दुष्कर्म के मामले दर्ज कराने का कारण नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि किसी में नहीं बन रही है, बाद में आप देखते हैं वो अलग होते तो एक दो क्या करते हैं, आरोप लगा देते हैं, रेप का आरोप लगा देते हैं, तो उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखें विशेष रूप से समाज में बदलती नैतिक मूल्यों के संदर्भ में यह नहीं होना चाहिए। अदालत में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। दरअसल आरोप उनकी मंगेतर रही महिला ने लगाया था और जिसने सगाई टूट गई थी। महिला का दावा था कि विवाह के झूठे वादे करके उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। फिलहाल कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ ऐसे एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं। बहरहाल पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इस रिश्ते में दो लोग प्रेम और आपसी समझ के साथ सारी जिंदगी खुशी से बिता देते हैं, परंतु बदलते वक्त के साथ इस रिश्ते में भी बदलाव आने लगता है। किसी अदालत में मेल ना खाने पर एक दूसरे से नाराज होना या फिर बात न करना पति पत्नी के बीच सामान्य बात हो गई है। मालूम हो कि पूर्व में जस्टिस BR गवई और जस्टिस JV पारदीवाला की पीठ ने कहा था कि जब कोई आरोपी इस आधार पर प्राथमिकी रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से परेशान करने वाली है और ऐसी परिस्थितियों में अदालत का कर्तव्य बनता है कि वह प्राथमिकी को सावधानी से तथा थोड़ा और बारीकी से देखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी करने का हर नाकाम वादा दुष्कर्म नहीं हो सकता है। इस तरह के मामले में पुरुष दुष्कर्म के आरोपों में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन कानून के तहत ऐसे मामलों में पुरुषों को दुष्कर्म का दोषी जरूर ठहराया जा सकता है, जिससे यह साबित हो कि जाता है कि पुरुष ने शादी का झूठा वादा कर महिला के साथ संबंध बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले में कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम मामले में पुरुष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और आप देखते हैं कि हर मामले में वैवाहिक दुष्कर्म बनाम एक गरिमा, तो आप देखते हैं कि यह जाना जरूरी है कि वैवाहिक दुष्कर्म कानून बनने से पहले ही न्यायालयों में किस तरह के आदेश पारित हो चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक मुकदमे को खारिज कर इसमें पत्नी ने पति के परिवार के पुरुष रिश्तेदारों पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा किया था। न्यायालय ने कहा कि घरेलू झगड़ों में ऐसे झूठे आरोप लगाने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। एक अन्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शादी के एक दिन बाद ही
पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून के दुरुपयोग का सटीक उदाहरण है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक चले संबंधों के खराब होने पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ संबंध बनाता है तो यह दुष्कर्म है। इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ मामलों में यह सजा उम्र कैद भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत में पति या फिर पत्नी द्वारा बिना किसी कारण शारीरिक संबंध न बनाना क्रूरता और तलाक का आधार माना जाता है। और आप देखिए, यदि पति इसी आधार पर तलाक मांगता है तो इसके बाद पत्नी दुष्कर्म का आरोप लगा देती तो कोर्ट किसकी मानेगा? क्या केवल महिला का कथन पति को जेल भेजने के लिए पर्याप्त होगा? शादी केवल महिला अधिकारों का ताना बाना नहीं है। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने का मतलब यह नहीं है कि पुरुष के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी कर दी जाए। मान सम्मान सिर्फ नारी की नहीं, पुरुषों का भी होता है। पतियों द्वारा पत्नियों की मानसिक और यौन शोषण किए जाने पर उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी ना हो कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, इसके लिए उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर गौर करना चाहिए कि जो कानून इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हर शादी को प्रभावित करने वाला हो, उसे सिर्फ एक पक्ष के अधिकारों के मद्देनजर बनाने की बजाय ऐसा हो कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसी भी अधिकारों का हनन ना हो। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जबरन विवाह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं और जिससे पीड़ितों को न्याय के बजाय अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। रिश्ते की जटिलता और धोखाधड़ी के इरादे के बीच अंतर करने के लिए कानूनी रणनीति की आवश्यकता होती है। कानूनी सुरक्षा को मजबूत करके और लिंग संवेदनशील न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करके न्याय किया जा सकता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि पारिवारिक केस, इस तरह के मामले खूब आप देखते हैं कि कोर्ट में आ रहे हैं, कचहरियों में आ रहे हैं और खूब उपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। और हमारी अदालतें अब देखिए क्या कह रही हैं, चिंता भी जता रही हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।